हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम 2023 और इसके साथ ही साथ करंट टाइम में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से 500 प्लस क्वेश्चन की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसका ये पार्ट 9 है। और अब तक हमने 145 क्वेश्चन जो है कवर कर लिया है। तो बहुत ही जल्द हम जो है 500 प्लस क्वेश्चन को कवर कर लेंगे एग्जाम से पहले ही। तो आज के वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन हम करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है कि ये प्रैक्टिस सेट प्रश्न है। तो आपको सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट करना है, एक एक क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है, देन उसके बाद से अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। जितना ईमानदारी आप दिखाओगे अपने पढ़ाई में उतना ही ज़्यादा आपको अपना रिजल्ट जो है बेहतर देखने को मिलेगा एग्जाम में। अगर आप खुद से झूठ बोलोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, ईमानदारी नहीं दिखाओगे तो मेरा नुकसान नहीं होगा, उसमें आपका नुकसान होगा। तो इसलिए कहते हैं दूसरों से झूठ बोलना आसान है लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल सकते हैं। अगर खुद से आप झूठ बोलते हैं तो खुद का नुकसान आप कर बैठेंगे। तो आप जितने अच्छे से पढ़ाई करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम 500 प्लस क्वेश्चन की सीरीज में पार्ट 9 को यहाँ पर कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आपको कराऊंगा उन सभी को अटेम्प्ट करना है प्रैक्टिस सेट की तरह, जैसा कि मैंने आपको बताया। और लास्ट में आप अपना टोटल स्कोर भी मेंशन करिएगा जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। और क्वेश्चन से जुड़े जो पॉइंट्स होते हैं, डिटेल्स आपने पीछे के वीडियो देखे होंगे, मैं बताता हुआ चलता हूँ। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन मैं कराता हूँ, वैसे तो प्रैक्टिस सेट की तरह ही कराते हैं लोग, लेकिन मैं कुछ जो पॉइंट्स होते हैं संभव हो पाता है मुझसे, वो मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। और आपको करना है कि वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना और एंड में अपना रिव्यू और रिस्पॉन्स जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। क्वेश्चन अगर कुछ डाउट आपके होते हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्योंकि हम 500 प्लस की क्वेश्चन की सीरीज को यहाँ पर चला रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 146 है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने 145 क्वेश्चन के आसपास तक कवर किया था। उसके बाद से ये आपका रिकंटिन्यू होगा। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपका दिया गया है ये लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन दिया गया है, लॉजिकल रीजनिंग का जो आपका यूनिट है। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज भी मिलता है, लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन। तो जो कुछ अगर नहीं समझ में आता है, अगर अंग्रेजी आपकी थोड़ी बहुत अच्छी है, समझ भी लेते हैं, तो आप जरूर जो है लैंग्वेज चेंज करके एक बार उसको देखिएगा। उससे क्या होगा कि हिंदी में जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हो सकता है इंग्लिश में आपको क्लियर हो और आप उसका राइट आंसर भी कर पाएं। तो अब देखिए यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि दो विरोधी प्रतिज्ञापियों के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा अभिकथन सत्य है। और इंग्लिश में ये जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है 2021 में जो है ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और इंग्लिश में इसको बोला जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग टू कॉन्ट्रेरी प्रोपोजिशन जो है इसको इंग्लिश में बोला जाता है। अगर आप ट्रांसलेट करते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मैंने दोनों को ट्रांसलेट करके, तो जो हिंदी में कई सारे शब्द होते हैं अलग अलग, तो उसमें जैसे कि आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन दो विपरीत प्रस्तावों के संबंध में सत्य है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना। अब देखिए मैंने जो बात बताई क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, लेकिन यही बातें जो है मैंने अभी आपको बोली, चूंकि ये बहुत ही शुद्ध हिंदी में लिखा गया है, इसलिए आपको ये दिक्कत काफी ज्यादा छात्रों को देखने को मिलती है जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन दो विपरीत प्रस्तावों के संबंध में सत्य है, ये आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया कि दोनों सत्य हो सकते हैं, बी दिया गया है कि सत्यता दूसरे की असत्यता को प्रकट करती है, सी दिया गया दोनों असत्य नहीं हो सकते, और डी दिया गया एक ही हस्तांतरणीय दूसरे की असत्यता को प्रकट करती है। तो ये आपका चौथा यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। अब करना क्या है कि आपको अपना दिमाग चलाना है और अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। तो और कुछ बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि सर ये जो आप यहाँ पर इमोजी या स्टिकर्स लगाते हैं इसको ना लगाए, तो मैं प्रयास करूँगा आगे से जो क्वेश्चन मैं टाइप करूँगा उसमें ये इमोजी का ना इस्तेमाल करूँ। बाकी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, अगर इससे आपको कोई दिक्कत होती होगी तो मैं इसे हटा दूंगा। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें बोला क्या गया, यहाँ पर थोड़ा सा टाइप में मिस्टेक है, तो ये की से पहले आपका एक हो जाएगा। एक की सत्यता दूसरे की असत्यता को प्रकट करती है। तो दो विरोधी प्रतिज्ञापियों के संबंध में इन सभी विकल्पों में से कौन सा अभिकथन सत्य है। तो एक की जो सत्यता है
वो दूसरे की असत्यता को प्रकट करती है, ये आपको याद रखना है। और अगर आपने ऑप्शन बी राइट आंसर बताया इस क्वेश्चन का तो आपका यहां पर 2 नंबर क्लियर हो चुका, क्योंकि 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर 1 में, ये क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो अगर एक एक क्वेश्चन भी आप सॉल्व करते हुए चलते हैं तो आप अपना स्कोर भी यहां पर नोट डाउन करते हुए चल सकते हैं। एक क्वेश्चन आपने सही किया, इसका मतलब 2 नंबर आपके यहां पर पक्के हो गए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 147 और ये भी क्वेश्चन आपका एलआर यानी कि लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि 5 क्वेश्चन पूछा जाता है प्रत्येक यूनिट से। अब देखिए यहाँ पर बोला किया जा रहा है स्टेटमेंट्स के फॉर्म में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, दोनों को आपको पढ़ना है, फिर इसको समझने के बाद से ही आपको इन 4 विकल्पों में से अपना आंसर देना है। देखिए जैसे आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ऐसे क्वेश्चन आपको हो सके तो कम ही दिखाई दे। अगर बड़ा क्वेश्चन होता है पेपर में तो आपको स्क्रॉल डाउन ऊपर नीचे करना होता है, तब जाकर आपको यहाँ पर पूरा ये विकल्प दिखता है, यानी कि एक ही बार में पूरे डिस्प्ले पे आपका संभवतः क्वेश्चन पूरा दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट को बदलते हुए चलना और अच्छे से सॉल्व करना है। अब देखिए कथन पहले में बोला जा रहा है कि अनौपचारिक हेत्वाभास वह है जिसका ज्ञान तर्क के स्वरूप अथवा संरचना के निरीक्षण मात्र से स्थापित किया जा सकता है। देखिए हेत्वाभास को इंग्लिश में फैलेसी, तर्क दोष और भी बहुत कुछ यहाँ पर कहा जाता है। तो तर्क दोष हिंदी में समझना है तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। और कथन दूसरे में बोला जा रहा है कि औपचारिक हेत्वाभास वह है जिसकी पहचान तर्क के विषय में वस्तु के विश्लेषण मात्र से की जा सकती है। अब दोनों को समझना है, फिर उसके बाद से ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से राइट आंसर क्या है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करना है। देखिए यहां पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कथन पहला और कथन दूसरा क्या है, दोनों यहां पर गलत हो जाएंगे, यानी कि कथन पहला और कथन दूसरा दोनों आपका गलत है। ऐसा भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन में आपको सही आंसर मिलते हुए चले जाएंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर दोनों कथन भी गलत हो सकते हैं और बहुत सारे कथन आपके होते हैं जहां पर दोनों कथन आपके सही होते हैं। तो कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। तो अनौपचारिक हेत्वाभास वह है यानी तर्क दोष वह है जिसका ज्ञान तर्क के स्वरूप अथवा संरचना के निरीक्षण मात्र से स्थापित किया जा सकता है। ऐसा नहीं है, निरीक्षण मात्र से नहीं किया जा सकता है स्थापित, और भी इसमें चाहिए। तो यहाँ पर ये आपका पूरी तरीके से गलत है। और औपचारिक हेत्वाभास वह है जिसकी पहचान तर्क के विषय में विषय वस्तु के विश्लेषण मात्र से की जा सकती है, विश्लेषण मात्र से नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कथन पहला और कथन दूसरा दोनों गलत है। अगर आपने ऑप्शन बी राइट आंसर बताया है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हम प्रयास करेंगे कि तेजी के साथ जो है जितने भी क्वेश्चन आज हमने इस वीडियो में लिया है उन सभी प्रश्नों को आपको कवर कराएं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 148। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका है आईसीटी वाले यूनिट से, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के यूनिट से ये क्वेश्चन लिया गया है। और ऐसा भी नहीं मैं कहूँगा कि जो 10 यूनिट्स है पूरा 10 यूनिट्स की बहुत ही बड़ी विशेषज्ञता है मुझे, लेकिन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिस तरीके से पैटर्न चला आ रहा है एग्जाम का पेपर 1 का, उसी के अनुसार ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। और जो संभव हो सकता है उन सभी प्रश्नों के मैं महत्वपूर्ण बिंदु को बताने का प्रयास कर रहा हूं। चूंकि अकेले ये सारा काम करना है तो ऐसा भी नहीं कि मैं कहूँगा ब्रिलियंट, लेकिन मेहनत करना पड़ता है कंटेंट को तैयार करने में, चीज़ों को आपको समझाने में। तो थोड़ा बहुत आप अप्रिशिएट करते हुए चल सकते हैं हमें। अब देखिए यहाँ पर बोला किया जा रहा है कि नेटवर्क संचार में ब्लॉग के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। नेटवर्क संचार में ब्लॉग के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। अब देखिए पहला ऑप्शन कह दिया गया ब्लॉग की सामग्री को कोई भी संपादित कर सकता है, यानी कि आप जो भी वेबसाइट पर जाते हो कोई भी जानकारी फॉर एग्जांपल सर्च करते हैं गूगल के सर्च इंजन में, ठीक है, गूगल के सर्च इंजन में कोई भी जानकारी जब आप सर्च करते हो तो वहां पर कुछ भी लिखते हैं तथ्य के बारे में, सब्जेक्टिव हो या किसी भी टाइप से, तो आपके सामने बहुत सारी उस तथ्य से संबंधित वेबसाइट्स के आर्टिकल खुल जाते हैं, वही आपका ब्लॉग होता है, आप उसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ब्लॉग की सामग्री को कोई भी संपादित कर सकता है, जिसका ब्लॉग होगा वो संपादित कर सकता है इस तरीके से। और ब्लॉग एक सुसंबद्ध संचार प्रणाली है जो लोगों को तत्सम संवाद की सुविधा प्रदान करती है। और सी है ब्लॉग के पोस्ट विपरीत कालक्रम में होते हैं। और डी है आपका ब्लॉग ऐसे वेब पृष्ठों का इतिहास होता है जिसे आपने देखा है और जिसका अनुरक्षण IASP से होता है, ये आपका दिया गया। तो नेटवर्क संचार के संदर्भ में ये सारे आपके विकल्प हैं और कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताने का प्रयास करना है। एक ही विकल्प इसमें होगा जो आपका सही होगा। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ब्लॉग के पोस्ट विपरीत कालक्रम में
जो है होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, ब्लॉग वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध सोशल नेटवर्किंग एक साइट होती है जिसका संचालन किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा किया जा सकता है। यह एक व्यक्तिगत ऑनलाइन डायरी होता है और इसमें सामान्यतः एक मुख्य पेज होता है। और ब्लॉग के संदर्भ में ये कथन आपका सही हो जाएगा कि ब्लॉग के पोस्ट विपरीत कालक्रम में होते हैं, अर्थात सबसे नया ब्लॉग सबसे पहले दिखाई देता है। यानी कि अगर किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो जो भी पोस्ट की जाती है, जो भी ब्लॉग लिखा जाता है, तो जो सबसे पहले यानी कि जो नया ब्लॉग उस पर अपलोड किया जाता है वो ब्लॉग आपको सबसे पहले दिखाई देता है। तो यानी कि ब्लॉग के पोस्ट विपरीत कालक्रम में होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि जिस क्रम में आप अपलोड उस पर करते जा रहे हैं आपको उस क्रम में दिखेगा, जो सबसे नया होगा वो आपको सबसे पहले शो होगा। बाकी ये ए बी और डी आपका गलत हो जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है। वेबसाइट आप चलाते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता है। थोड़ी शुद्ध हिंदी में यहाँ पर कर देता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों टर्म्स का आपको इस्तेमाल करते हुए चलना है, आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हेल्प मिलेगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 149 और ये भी क्वेश्चन आपका आईसीटी वाले यूनिट से संबंधित आपका है। बोला जा रहा है कि इंटेल जो आपका एक प्रोसेसर है जो बनाता है कंप्यूटर के अंदर, जो आपका प्रोसेसर लगता है, जितने भी प्रोसेसिंग का काम होता है प्रोसेसर के द्वारा होता है। और निम्नांकित प्रोसेसरों को उनकी संवर्धी गति के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये इंटेल से संबंधित प्रोसेसर है, इनकी कुछ सीरीज है और इनको करना क्या है आपको कि उनकी संवर्धी गति के क्रम में व्यवस्थित इसको करने का प्रयास करना है। यानी कि स्पीड के बढ़ते हुए क्रम में, यानी किसकी स्पीड कम है, फिर उसके बाद ऐसे बढ़ते हुए क्रम में आपको लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी जो है यहाँ पर पहले नंबर पे आपका आ जाएगा। यानी कि इंटेल का प्रोसेसर 8085 करके सीरीज जो भी उसकी है, तो ये आपका पहले नंबर पे आपका हो जाएगा। और फिर उसके बाद से दूसरे नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, दूसरे नंबर पे आपका ये आ जाएगा इंटेल का प्रोसेसर जो है 8486 सीरीज की। और फिर उसके बाद से जो आपका यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर आएगा वो आ जाएगा आपका पेंटिनियम थर्ड आपका आ जाएगा, ये भी आपका इंटेल का प्रोसेसर है। तो ये तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा। ये बढ़ते हुए क्रम में प्रोसेसर की जो गति है वो बढ़ते हुए प्रोसेसर बोला जा रहा है, तो सॉरी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा तीसरे, और चौथे नंबर पे आपका यहाँ पर ये हो जाएगा डुअल कोर। तो ये आपका बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर सबसे तेज, अगर तेज की बात की जाए तो यहाँ पर पेंटिनियम थर्ड आपका हो जाएगा, सॉरी पेंटिनियम थर्ड नहीं, यहाँ पर जो चौथे नंबर पे आपका है वो सबसे तेज गति का यहाँ पर इंटेल का प्रोसेसर है। फिर उसके बाद से उस दूसरे नंबर पे आपका पेंटिनियम थर्ड है, फिर उसके बाद से ये आपका आ जाएगा, फिर इसके बाद से ये। तो ये क्रम आपको फॉलो करना है। फिर देख लेना इन चारों विकल्पों में से कि जो क्रम आपने लगाया उसके क्रम के अनुसार कौन सा विकल्प यहाँ पर सही आपका बन रहा है। तो जैसे हमने क्रम लगाया उसके अनुसार जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपने ऑप्शन बी राइट आंसर बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 150 और ये भी आपका स्टेटमेंट्स वाला कथन है और ये भी आईसीटी से संबंधित आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर आप क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ में आपको आ जा रहा होगा अगर आपने पूरा सिलेबस अच्छे से कवर किया होगा। तो यहाँ पर दोनों कथन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, फिर चार विकल्पों में से आपको राइट आंसर बताना है, जैसा कि क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछा जाता है। अब कथन पहले में बोला जा रहा है कि बस रिंग स्टार और मेश नेटवर्क प्रोटोकॉल के प्रकार हैं। कथन दूसरे में बोला जा रहा है कि लगभग 30 फीट तक की दूरी में डेटा पारित करने वाले शॉर्ट रेंज रेडियो संचार को ब्लूटूथ के रूप में जाना जाता है। अब दोनों को आपको समझ लेना है इसके बारे में, तभी तो आप यहाँ पर ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से आप राइट आंसर दे पाओगे। यहाँ पे तो आप अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कथन पहला असत्य है लेकिन कथन दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सत्य यहाँ पर हो जाएगा। तो कथन पहला है उसको कट कर दीजिए, कथन दूसरा आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए याद रखना है कि बस रिंग स्टार और मेश नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार है, जबकि यहाँ पर ये नेटवर्क प्रोटोकॉल के प्रकार को बता रहा है। याद रखना टोपोलॉजी की ये प्रकार है और नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क के विभिन्न नोड या टर्मिनल्स को आपस में जोड़ने का एक तरीका होता है और यह नेटवर्क की भौतिक संरचना को बताता है। याद रखना है, जबकि यहाँ पर ये इसके विपरीत दिया गया है, ठीक है। और लगभग 30 फीट तक की दूरी में डेटा पारित करने वाले शॉर्ट रेंज रेडियो संचार को ब्लूटूथ के रूप में जाना जाता है और ब्लूटूथ की तकनीक जो है 2.4 GH2 से लेकर 2.8 GH2 के बीच के रेडियो तरंगों का
प्रयोग इसमें किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये डिटेल्स आपको क्लियर हुई होंगी। और ऑप्शन डी अगर आपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 151 और ये भी क्वेश्चन आईसीटी से ही संबंधित है। इसमें पूछा गया था कि सूचना प्रौद्योगिकी के परिप्रेक्ष्य में निम्नांकित में से कौन सा कथन समूह सही है, ये आपको बताना है। सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में, परिप्रेक्ष्य में कह लीजिए, संदर्भ में कह लीजिए, इन सभी विकल्पों में से कौन सा कथन का समूह आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ कथन के समूह दिए गए हैं, कौन से सही हैं ये आपको नीचे इन 4 विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। तो अपना जवाब जरूर दें, अपने से पहले आंसर चूज कर लें, उसके बाद से राइट आंसर तो मैं बता रहा हूं, फिर उसके बाद से मैच कर लेना है। फिर इस तरीके से क्या होगा कि आपका भी दिमाग चलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। नहीं तो ऐसे तो आप ऑब्जेक्टिव की तरीके से सुनते चले जाओगे, तो इससे ज्यादा नहीं। अपने मस्तिष्क पे दबाव दो, जोर दो, तभी वो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। बाकी उसे कंफर्ट दोगे तो फिर वो तो कभी काम करने से रहा, ये याद रखना है आपको। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, केवल बी और उसके बाद से सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में इन कथनों में से 2 यानी कि बी और सी आपके सही होंगे। यूनिक्स, विंडोज और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स जो है और विंडो जो है आपके, और लिनक्स जो है, लिनक्स यहाँ पे लिखा है, तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप सभी को पता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप जो है कंप्यूटर के आपका डब्बा है, उसमें काम कैसे करोगे आप, ऑपरेट कैसे कंप्यूटर होगा। फिर उसके बाद से सी है कि रजिस्टर, और ये कैचे लिखा है, जबकि ये स होगा यहाँ पर, कैसे मेमोरी और हार्ड डिस्क मेमोरी के एक मॉड्यूल है, यानी कि एक प्रकार है। तो रजिस्टर, कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क, ये क्या है, एक प्रकार के मेमोरी के प्रकार हैं। तो ये दोनों आपके सही हो जाएंगे, जो कि आपका किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में बी और सी सही है। तो अगर आपने ऑप्शन डी राइट आंसर बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 152 और ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है, ये भी आईसीटी से संबंधित है। तो एक तरफ सूची 1 में कंप्यूटर के जो टर्म्स हैं वो दिए गए हैं, सूची 2 में उनके डिस्क्रिप्शन यानी कि विवरण या उसकी विशेषता या उसके बारे में कुछ दिया गया है, ठीक है। तो आपको सिंपली उसके साथ मैच करके नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर बताना है। तो ईमानदारी से इसे मैच करिए और अपना राइट आंसर बताइए। तो आइए हम इसे मैच करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है, प्रोसेसर दिया गया है, तो ये आपका किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये आपका पहले के साथ मैच हो जाएगा। एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम संचालित करने वाला एक हिस्सा आपका प्रोसेसर होता है। फिर यहाँ पर, और यहाँ पर बी जो दिया गया है, जो रैम लिखा गया है, सॉरी, ये आपका रैम है यहाँ पर। तो रैम किसके साथ मैच हो जाएगा, तो रैम जो है आपका यहाँ पर तीसरे के साथ मैच हो जाएगा। अनुदेशकों और डेटा को उपयोग के लिए अस्थायी रूप से स्टोर करने वाला एक हिस्सा आपका होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको बोला जाता है। और उसके बाद से सी आपका हार्ड डिस्क दिया गया है, ये किसके साथ मैच हो जाएगा, तो हार्ड डिस्क जो है आपका दूसरे के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। फाइलों को स्थायी रूप से स्टोर करने वाला एक हिस्सा होता है जिसमें आप फाइल अपनी स्टोर करके रखते हैं। कंपाइलर आपका किसके साथ मैच हो जाएगा, ये आपका चौथे के साथ मैच हो जाएगा। स्रोत प्रोग्रामों को एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम के रूप देने वाला एक हिस्सा होता है, तो ये आपको याद रखना है। तो सिंपली ऐसे मैच करना था आपको, और इसके बाद से अपने मैचिंग के अकॉर्डिंग इन 4 विकल्पों में से क्या करना है, ऑप्शन को देख लेना था। तो जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 153 और ये क्वेश्चन आपका पीपल डेवलपमेंट इन एनवायरमेंट वाले यूनिट से है। अब देखिए इसमें बोला क्या जा रहा है कि एक कोयला चलित ताप विद्युत संयंत्र की दक्षता 35% है। विद्युत संयंत्र की पूरी बिजली का उपयोग 20% की औसत दक्षता के साथ प्रकाशमानन के प्रायोजन में होता है और कोयले के प्रकाश में रूपांतरण की समग्र दक्षता क्या है, ये आपको इन 4 विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप से ये क्वेश्चन पूछ लेगा, लेकिन उतना भी नहीं है। ये आपको बताने का प्रयास करना है कमेंट बॉक्स में। देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंपली जो बोला गया एक कोयला चलित ताप विद्युत संयंत्र की दक्षता आपको 35%, ये जो बोला गया है यहाँ पर आपको ऊपर लिख लेना है। और उसके बाद से थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ और उसके बाद से ये इरेज करके फिर उसके बाद से लिखता हूँ 35 हो जाएगा आपका। फिर क्या बोला जा रहा है कि विद्युत संयंत्र की पूरी बिजली का उपयोग 20% की औसत दक्षता के साथ प्रकाशमान के प्रायोजन होता है। तो आपको गुणते यहाँ पर क्या कर लेना है, 20 कर लेना है, बटे में आपको 100 कर लेना है, क्योंकि ये परसेंटेज की बात की जा रही है। तो ये 100 आपका हो गया और इस इक्वेशन को आपको सॉल्व कर देना, उसके बाद से आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर 1 0 से 1 0 हमने काट दिया। अब ये 35 दुना कितना हो जाएगा, 70 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपका। फिर 10 आपका बच जाएगा नीचे, तो 10 हो गया। फिर 1 से 0 1 0 काट देंगे तो और छोटा, तो क्लियरली यहाँ पर आपका 7
जो है परसेंट आपका निकल कर आ जाएगा। तो क्या बोला जा रहा है कि कोयले के प्रकाश में रूपांतरण की समग्र दक्षता क्या है, तो 7% है, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। उम्मीद है कि आपने सॉल्व किया होगा, राइट आंसर बताया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 154 और ये क्वेश्चन आपका पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट वाला यूनिट से है। अब देखिए, इसमें बोला क्या जा रहा है कि संधारणीय विकास लक्ष्य 3 के अनुसार एक लक्ष्य प्रति 1000 जीवित प्रसव पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को घटाकर कम से कम कितना किया जाना है, ये आपको बताना है। यानी कि प्रति 1000 जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उस पर जो मृत्यु दर कितनी हो रही है उसको कितना कम करना है, उस आंकड़े को यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो इसमें से कितने बच्चों की मृत्यु को कम करना है। तो यहाँ पर 4 विकल्प आपके सामने हैं और इसी में से आपको राइट आंसर देना है। तो देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर तो प्रति 1000 पे जो है यहाँ पर आपका 25 तक लेके आना है। यानी कि अगर 1000 बच्चों का जन्म हो रहा है और ये उम्र भी बताई जा रही है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को घटाकर आपको प्रति 1000 में 25 करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया। और इसके साथ ही साथ कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको भी याद रखना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वर्ष 2030 तक संधारणीय विकास लक्ष्य 3 के अनुसार एक लक्ष्य जो है लिया गया है और इस लक्ष्य का मतलब लक्ष्य के बारे में ही बता रहा हूं आपको। प्रति 1000 जीवित प्रसव पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को कम से कम 25 तक किया जाना है। और इसके साथ ही साथ नवजात शिशु मृत्यु दर का जो है आंकड़ा क्या करना है आपको, वो भी लक्ष्य लिया गया है कि नवजात यानी जन्म के तुरंत बाद की बात यहाँ पर की जा रही है, न कि 5 वर्ष की। तो उसको जो है प्रति 1000 पर जो है 12 करना है। यानी कि 1000 बच्चों का जब नवजात जो शिशु है उनमें से 12 बच्चों की ही डेथ होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 155। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि प्रदूषित शहरी क्षेत्र में पेट्रोल रसायन स्मॉग का कौन सा घटक सबसे कम मात्रा यानी कि आयतन के प्रति अरब कण में जो है अंश में रहता है, ये आपको बताना है। इन चारों विकल्पों में से ये भी पीडी एंड पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट वाले यूनिट से क्वेश्चन लिया गया है और पॉल्यूशन से ही संबंधित आपका है। अब देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, ओजोन। क्वेश्चन को क्लियरली आपको समझना है कि प्रदूषित शहरी क्षेत्र में पेट्रोल रसायन स्मॉग का कौन सा घटक सबसे कम मात्रा में रहता है। तो सबसे कम मात्रा में आपका ओजोन रहता है, क्योंकि ये बहुत ही ऊपर आपका रहता है। और बाकी जो आपके हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, ये सारे आपके मौजूद रहते हैं। याद रखना है आपको कि प्रदूषित शहरी क्षेत्र में जो है पेट्रोल रसायन स्मॉग का ओजोन घटक सबसे कम मात्रा में जो है आपका होता है। और इसके साथ ही साथ फोटोकेमिकल स्मॉग एक प्रकार का भूरा धुआं होता है जो हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन में ऑक्साइड से प्रदूषित वातावरण सौर पराबैंगनी विकिरण की क्रिया के कारण ये जो आपका देखने को मिलता है, जो पेट्रो रसायन स्मॉग होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हुआ होगा और आपने अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ऑप्शन डी बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 156। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि पेय और सिंचाई के प्रयोजनों हेतु पृथ्वी की कुल जल आपूर्ति में से उपयुक्त जल की उपलब्धता कितनी है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। ये भी पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट से क्वेश्चन लिया गया है। देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, पेय और सिंचाई के प्रयोजन हेतु पृथ्वी की कुल जलापूर्ति से उपयुक्त जल की जो उपलब्धता है वो 1% है। ये आपको याद रखना है। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 157। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी, उसके संदर्भ में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, वो आपको पढ़ लेने हैं और नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। तो यहाँ पर भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना क्यों हुई थी, वो आपको उसके संदर्भ में यहाँ पर स्टेटमेंट्स है। तो देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा, एक तो आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, सारे स्टेटमेंट्स को आपको पढ़ लेना है। और यहाँ पर दूसरा जो है आपका सी यहाँ पर हो जाएगा, बाकी आपका सही नहीं होगा। तो समाज विज्ञान में अनुसंधान के संवर्धन हेतु जो है भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी और इसके साथ ही साथ एक विधा के रूप में गुणवत्ता का संवर्धन करने हेतु समाज विज्ञान अनुसंधान की यहाँ पर क्या हुई थी आपकी स्थापना की गई थी, जो कि आपका किस में दिया गया है, बी और सी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, याद रखना है
कि एक शॉर्ट नेम है इसका, तो शॉर्ट नेम भी मैं मेंशन कर देता हूं, आई और फिर आपका यहाँ पर CSSR यहाँ पर हो जाएगा, और इसका फुल फॉर्म भी आप याद रख लीजिएगा, कभी पूछा जाए आपसे तो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, जो कि हिंदी में यहाँ पर दिया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, और हिंदी में भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद ये हो जाएगा। और याद रखना है आपको कि भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद की जो स्थापना है 1969 में यहाँ पर जो है भारत सरकार के द्वारा जो है कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया था, जिसमें समाज विज्ञान में अनुसंधान के संवर्धन जो कि आपका मेंशन है, और एक विधा के रूप में समाज विज्ञान की गुणवत्ता का संवर्धन करने हेतु जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 158। देखिए इसमें पूछा जा रहा है हायर एजुकेशन से संबंधित ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। यहाँ पर इसमें बोला जा रहा है कि भारत में उच्च शिक्षा संबंधी प्रथम नियामक निकाय की स्थापना किसके अंतर्गत की गई है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला ऑप्शन है यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, फिर उसके बाद से एमसीआई के द्वारा, बीसीआई के द्वारा या एआईसीटी के द्वारा यहाँ पर किया गया है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एमसीआई के द्वारा, यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, यहाँ पर ये आपका इसका फुल फॉर्म होता है। तो भारत में उच्च शिक्षा संबंधी प्रथम नियामक निकाय की स्थापना किसके अंतर्गत की गई थी, तो एमसीआई के द्वारा की गई थी। तो देखिए याद रखना है आपको कि भारत में उच्च शिक्षा संबंधी प्रथम नियामक निकाय की स्थापना एमसीआई के अंतर्गत जो है किया गया था, और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के द्वारा जो है स्थापित किया गया, जिसे 1993 में जो है संशोधित भी किया गया है। तो ये भी बातें आपको याद रखनी है। तो उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी ने बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 159। ये भी हायर एजुकेशन से ही संबंधित आपका क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पर इसमें पूछा जा रहा है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 का अध्यक्ष निम्नांकित में से कौन था, ये आपको बताना है। अब ये क्वेश्चन आपका 2021 में ही पूछा गया था, ऐसा नहीं कि बहुत पुराना क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो डॉक्टर डीएस कोठारी, बी ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी है आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन, और यहाँ पर डी है आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष 1948 की बात की जा रही है, निम्नांकित में से कौन था। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है उच्च शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना जो है नवंबर 1948 ईस्वी में की थी। इस बात को याद रखना है आपको। और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 के अध्यक्ष जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और इसे राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है। तो याद करना, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले थे, ठीक है। फिर उसके बाद से वर्तमान में कौन है ये आपको बताना है। यूजीसी के जो चेयरमैन है वो कौन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो चेयरमैन है यूजीसी के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के, वो कौन है, ये कमेंट बॉक्स में आप लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, ट्रेंडी है, सबको पता होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 160, और ये भी क्वेश्चन हायर एजुकेशन से ही संबंधित आपका यहाँ पर है। अब देखिए इसमें बोला क्या जा रहा है आपसे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की निम्नांकित में किस धारा को विश्वविद्यालय शिक्षा के शिक्षण, परीक्षा, अनुसंधान और शिक्षण के मानकों के अनुरक्षण के लिए संदर्भित किया जा सकता है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर सारा कुछ इरेज हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, धारा 12। याद रखना है आपको कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 12 के अनुसार विश्वविद्यालय शिक्षा के शिक्षण, परीक्षा, अनुसंधान तथा शिक्षण के मानकों के अनुरक्षण के लिए संदर्भित किया जाता है। ये आपका धारा 12 में मेंशन किया गया है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 12 में, यानी सेक्शन 12 में। ये भी आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 161। देखिए इसमें बोला क्या जा रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय पूर्व और माध्यमिक स्तर पर GIR में 100% वृद्धि का लक्ष्य किस वर्ष तक के लिए रखा गया है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, राइट आंसर हो जाएगा। 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है। याद रखना है आपको कि नई शिक्षा नीति के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट की ऊपर ये पूरी तरीके से आधारित है,
और नई शिक्षा नीति 2020 में जो है विद्यालय पूर्व और माध्यमिक स्तर पर सकल नामांकन में जो है, जिसको शॉर्ट में यहाँ पर GIR बोला जा रहा है, सकल नामांकन में जो है 100% की वृद्धि का लक्ष्य जो है 2030 तक पूरा करने के लिए रखा गया है। ये आपको याद रखना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अगर आपने राइट आंसर बताया। ये सारे क्वेश्चन 2021 में आपके ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और यहाँ पर डेट भी अगर आप बोलेंगे तो डेट भी मैं आपको बता दूंगा। तो इसका जो डेट हमारा था वो है आपका 21/11/2021, 21/11/2021 को ये आपका पेपर हुआ था और ये आपका शिफ्ट 2 में आपका पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी ने राइट आंसर बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 162। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि ध्वनि एक गुण है क्योंकि यह दृश्यमान है, कथन में कौन सा हेतुआभास है। लॉजिकल रीजनिंग से ये क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पर पूछा गया है। हेतुआभास का मतलब तर्क दोष है, फॉलिसी मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो इन चारों विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वर रूपा सिद्ध जो है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि एक गुण है क्योंकि यह दृश्यमान है, इस कथन में जो है कौन सा तर्क दोष है, ये आपका स्वरूपा सिद्ध जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका तर्क दोष है। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। अगर आपने यहाँ पर फिलहाल में तो ऑप्शन सी राइट आंसर आपने लगाया होगा तो ये हो जाएगा आपका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 163। ये भी क्वेश्चन आपका लॉजिकल रीजनिंग से ही संबंधित आपका यहाँ पर दिया गया है। ध्वनि एक गुण है क्योंकि यह पदार्थ अथवा क्रिया अथवा संबंध अथवा कुछ अन्य नहीं हो सकता के तर्क में किस प्रकार का अनुमान व्याख्यापित है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। तो वीडियो को पॉज करके आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि मैंने कंटिन्यूअस वीडियो को आगे बढ़ाया है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। शेषवत यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्वनि एक गुण है क्योंकि यह पदार्थ या क्रिया या संबंध या कुछ अन्य नहीं हो सकता, यह शेषवत अनुमान को व्याख्यायित यहाँ पर करता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 164 और ये भी क्वेश्चन आपका लॉजिकल रीजनिंग वाले यूनिट से लिया गया है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से किस परिस्थितियों में अनुमान को केवलान्वयी के रूप में श्रेणीकृत किया जा सकता है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जब यह मध्य पद पर आधारित हो जो मुख्य पद से केवल सकारात्मक रूप से संबंध है, तब जो है आपका केवलान्वयी के रूप में जो इसको श्रेणीकृत किया जा सकता है। याद रखना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नेम है लेकिन इसे आपको याद रखना है। देखिए अगर आप 100 में से भी आप 70 प्लस या 60 ऊपर आप स्कोर लेकर आते हैं, उससे भी अधिक लाइए, नो डाउट आप 90 लाइए, 95 लाइए, लेकिन ये अच्छा स्कोर पेपर 1 में माना जाता है 60 या 70 प्लस आपका। तो कोशिश करिएगा कि इसके ऊपर रहिएगा, नीचे आने की कोशिश आपको नहीं करनी है। बाकी पेपर 2 में आपको जो आपका सब्जेक्ट है, जो आप शुरू से पढ़ते आए हैं, आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में 2 साल आपने पढ़ा होगा, फिर एकेडमिक लेवल पे भी आपने पढ़ा होगा, उसमें आपको बहुत ही अच्छा स्कोर करना है। अगर उसमें आप कम करते हो स्कोर तो वो आपका दिक्कत दे सकता है आपके रिजल्ट को क्लियर करने में। तो पेपर 2 को भी आपको पढ़ना है, पेपर 1 को तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो उम्मीद है कि आप सभी ने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्षमा चाहता हूं क्योंकि आगे मैं क्वेश्चन टाइप नहीं कर पाया हूं। अभी देखिए मैं वीडियो यहाँ पर बना रहा हूं, इसके बाद से मैं इसे एडिट करके अपलोड करूंगा, फिर उसके बाद से फिर लग जाऊंगा क्वेश्चन टाइप करने में, क्योंकि क्वेश्चन टाइप करने में ही बहुत ज़्यादा समय लगता है, वीडियो बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। ज़्यादातर समय हमारा क्वेश्चन टाइप करने में लग जाता है। तो यहाँ पर अब तक मैंने इस वीडियो में जो है आपको 19 क्वेश्चन के आसपास मैंने कराया और सारे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए होंगे मैं उम्मीद करता हूं। और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि 19 क्वेश्चन में से यानी 19 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। अगर आपके कोई डाउट्स रहते हैं या कुछ भी एग्जाम रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में निसंकोच पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो कहीं से भी लगा, हमारा एफर्ट महत्वपूर्ण है, तो आप इसे लाइक करिए। लाइक करने के बाद वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ, क्योंकि सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको ये सारा कुछ मिल रहा है। और इसके बाद से अगर चैनल पे आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको आप प्रेस कर सकते हैं ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। इसके साथ ही साथ
एग्जाम से रिलेटेड भी ऑथेंटिक वे में आपको अपडेट मिलता है। और हायर एजुकेशन से जुड़ी अगर अपडेट आप चाहते हैं वो भी आपको ऑथेंटिक वे में यहाँ पर मिलता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और बढ़िया और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।